Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover Practical Center Comprehensive Examination 2023 of first year girls chemistry. So let's get start. फर्स्ट MCQ है हमारे पास, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखें, आप लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। सो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला होता है, ये जो है ना वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास मोल्स होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। मोल्स आप लोगों को पता हो गए हैं m, हमारे पास मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, और फिर एवोगैड्रोस नंबर। तो अब जो है वो हम सॉल्व करेंगे। मास हमारे पास 9 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो वाटर का 18 होता है, मल्टीप्लाई हम करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। जो है ना क्या होगा कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है। अब याद रखें कि 9 × 9 9 2 18, तो इसका मतलब है कि 6.02 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 23 आएगा। हमारे पास सी है। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 2 है कि दिस इज वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे पास डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, कि जो है ना वो जितनी भी क्वांटिटी होगी वो फिक्स होगी हमारे पास, उसकी कोई ये नहीं है कि वो डिपेंड करे। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम, एंथैल्पी, वर्क और एंट्रोपी। तो ये MCQ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास। अगर यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा होता तो हम ज़रूर इंटेंसिव लगा सकते थे, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो चेंज नहीं होता वो हमारे पास इंटेंसिव हो सकता है। लेकिन देखें यहाँ पे कहा हुआ है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताएं, वॉल्यूम जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ। तो वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी जो भी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और वर्क और हीट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो वो ना इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव। सो ये आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 3 है कि दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। हमें आयरन की निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो हमारे पास कैसे निकलती है, यहाँ पे हमारे पास Fe2O3 दिया हुआ है। अब याद रखें ऑक्सीजन जो है ना वो 6 ग्रुप से बिलोंग करती है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 है, फिर हेलोजन आता है। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। ये कॉन्स्टेंट होती है, इसकी जो है वैल्यूज वो याद करनी पड़ती हैं। तो क्या होगा हमारे पास कि हम जो है ना वो वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2Fe रख देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो -2 रखेंगे और 3। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो -6 आ रहा है 2Fe। अब यहाँ पे हम लोग 0 तो लगाते ही हैं। अब याद रखें कि हमारे पास जो है यहाँ -6 है ना, यहाँ से जब राइट में जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 2Fe = 6 हो जाएगा। Fe = 6/2 हमारे पास जो है ना वो 3 हो जाता है, और +3 है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, +3 भी दिया हुआ है और -3 भी दिया हुआ है। सो जो हमारे पास आंसर है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है हमें, और जो है ना वो हमारे पास +3 जो है। हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। तो याद रखें लिक्विड इनटू लिक्विड जो है ना वो आप लोगों के पास चैप्टर 10 में दिया हुआ है, और पूरा बताया हुआ है कि लिक्विड सॉलिड क्या मिलके बनाते हैं। तो लिक्विड और लिक्विड जो है ना वो इमल्शन की जो है ना वो कोलोइडल सॉल्यूशन जो कहलाता है वो इमल्शन कहलाता है। लाइक क्या होता है, हमारी एग्जांपल दी हुई है उसमें लिक्विड और लिक्विड मिक्स होता है। सो वो जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। अब हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है ना ये कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं, बाकी मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता देती हूँ कि हम लोगों को कैसे निकालना है। पास कि जो हमारे पास K होता है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उसका होता है रेट अपॉन जो है ना वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। आपको पता होगा कि रेट का जो हमारे पास यूनिट होता है, हमारे पास जो रेट का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मोल dm3/सेकेंड। सही है। हमारे पास क्या होता है, रेट का जो फॉर्मूला होता है वो मोल dm3/सेकेंड होता है, एंड हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर dm3। तो ये आप यहाँ काट देंगे, मैं आप लोगों को ऐसे सिखा देती हूँ। मोल, यहाँ पे हमारे पास dm3/सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मोल, फिर हमारे पास dm3 आ जाएगा। अब याद रखें जब हम ऐसा करते हैं तो ये ऊपर नीचे ऐसे चला जाता है, तो ये जो है ना वो क्या होगा, मोल हो जाएगा, dm3 होगा, हमारे पास जो है वो फिर क्या होगा, मोल dm3/सेकेंड होगा। तो यहाँ से ये जो कट हो जाएंगे और फिर हमारे पास 1/सेकेंड बच रहा है, तो सेकेंड -1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास, यहाँ अगर सेकंड ऑर्डर होता तो फिर हम लोग यहाँ पे 2 लगाते, मोल पर dm3 पे 2 लगाते, लेकिन थर्ड होता तो 3 लगाते। तो ये है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास ए होगा। अब हमारे पास MCQ नंबर 6 है CH3COONA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो याद, अब जो है ना वो याद रखें कि हमारे पास जो CH3COH होता है ना,
इसका हमारे पास रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, तभी हमारे पास जो है वो CH3COO Na बना है। सही है। और फिर वाटर तो ऐसे आपको पता है जब सॉल्ट बनता है तो हमारे पास वाटर की एलिमिनेशन होती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन में वाटर जो है वो निकलता है। अब याद रखें हमेशा कि जो है ना वो CH3COOH और NaOH जो है ना क्या है, ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। सो ये क्या हुआ, तो ये जो है ना वो बेसिक हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस जब होती है ना तो वो बेसिक होता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो फिर हमारे पास सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों ही वीक होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल होगा, सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास जो है ना ये एग्जांपल किसकी हुई, जब स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होती है तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास बेसिक की है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ बी है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 7 है कि दिस हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल रिएक्शन एट मीडियम एस। तो याद रखें कि Kc की वैल्यू पे कुछ भी असर नहीं होता है जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं। क्या चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज होता है कैटलिस्ट की वजह से, या तो है वो तेजी से होगा, फास्ट होगा, या फिर बहुत हल्के होगा, स्लो होगा। तो हमारे पास जो है ना वैल्यू ऑफ Kc जो है वो रिमेन सेम रहती है, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है वैल्यू ऑफ Kc पे। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 8 है कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटीज। ये बिल्कुल वही दिया हुआ है कि हनी जो है वो विस्कस है। क्यों? गाढ़ा होता है ना, पानी इतना गाढ़ा नहीं है, पानी को फेंकें वो बिल्कुल बह जाएगा, लेकिन हनी को फेंक के देखें तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा यूनिट जो विस्कोसिटी का होता है ना, देखें वैसे तो हमारे पास पॉइस भी जो है ना वो इसका यूनिट है, और हमारे पास सेंटीपॉइस भी इसका यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है ना वो न्यूटन सेकंड पर m स्क्वायर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी, और ये याद रखिएगा कि ये ऐसा यूनिट होता है, कीवर्ड यहाँ ऐसा यूनिट है, इसका आपको कुछ भी नहीं करना, बस इन्होंने बताया हुआ ऐसे ही आपको करने के लिए ऐसा यूनिट आपको याद रखना है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 9 है कि दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखें क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना उसकी भी टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ना वो ड्राई आइस है। ड्राई आइस एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और टाइप्स कौन सी है? मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ना हमारे पास उसकी ड्राई आइस होती है, जबकि ये रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे के सारे अमरफस सॉलिड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ डी है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 10 है कि इन द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इसके लिए आपको जो है ना वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। होता है एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR होता है, मतलब कि हमारे पास ये NH/2π होता है। सही है। अब हमारे पास n क्या होता है? n हमारे पास शेल लेंगे हम, और शेल ऑर्बिट, अगर यहाँ ऑर्बिट भी आ जाता है ना तो एक ही बात होती है, शेल और ऑर्बिट एक ही होता है। n और h, n की जगह हम 2 लिखेंगे, h लिखेंगे अपॉन 2π। सो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और h/π जो है ना वो हमारे पास आंसर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। ये ऐसे ही निकालते हैं, अगर आप लोगों के पास यहाँ कुछ भी आएगा तो वैसे ही हमारे पास जो है ये इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम L से डोनेट करते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 9 है कि इन C2H4 इंटू सी हमारे पास क्या है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो याद रखें कि ये हमारे पास इथीन दिया हुआ है, C2H4 इथीन होता है। इसके जो है ना वो बना लेते हैं। अब जो है मेमोराइज भी कर लेते हैं, बाकी जो है ना वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या है स्ट्रक्चर। सही है। सो यहाँ जो है ना वो H4 दिए हुए C2, और C2 के दरमियान जो है ना वो डबल बॉन्ड होता है। पता होगा कि पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरे वाले एक पहले के एक बॉन्ड के बाद जब जितने भी बाद में होंगे ना वो पाई होता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 क्या हुए? सिग्मा हुए। 5 जो है वो हमारे पास सिग्मा हुए, और हमारे पास 1 जो है ना वो पाई हुआ। तो हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगा कि 5 सिग्मा एंड 1 पाई। हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 12 है कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो हमेशा याद रखें कि ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है, मिक्सचर होता है आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। ये आपकी बुक की पूरी एक डेफिनेशन है प्लाज्मा में दी हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 13 है कि दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट। देखें याद रखें डायपोल मूवमेंट जीरो जब होती है जब रिएक्शन नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर पे और पोलर पे मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी जरूर देखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। बस ये याद रखें कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों को देखना है। अब इसमें सिमेट्री देख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं देख सकते, आप सिमेट्री देख सकते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कि आप जो है ना हमारे पास सिमेट्री का मतलब होता है कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास सेम आना चाहिए। अब जो है मैं यहाँ से काटती हूँ तो आपके पास यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, मतलब ये दोनों जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसका ये मतलब है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो है वो सिमेट्री है, इसका मतलब है कि ये जो इसकी डायपोल मूवमेंट है वो जीरो होगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है।
अब जो है ना वो हमारे पास MCQ नंबर 14 है कि इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ। तो याद रखें ये जो है मेमोराइज करना पड़ता है कि एनोड किससे बना हुआ है। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना वो सेकेंडरी की एग्जांपल है, आपकी बुक में दी हुई है सेकेंडरी बैटरी जो दी हुई है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो है ना वो मेड अप ऑफ होता है लेड से, जिसको हमारे पास जिसको शो करते हैं हम PB से, और जो हमारे पास जो है कैथोड होता है ना वो हमारे पास जो है वो PBO से होता है, मतलब जो लेड ऑक्साइड से कैथोड बना होता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैथोड किससे होता है और एनोड किससे होता है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 50, दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो याद रखें कि वो फिगर जिसमें हम रिड्यूस कर देते हैं गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो राउंडिंग ऑफ होता है। राउंडिंग ऑफ में आप लोगों को सबसे अच्छी ये होती है कि परसेंटेज जब आती है, तो हमारे पास अगर किसी की परसेंटेज हो 91.9 तो उसको हम राउंड ऑफ करके क्या बोलते हैं 92 परसेंटेज है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। सो हमारे पास जो है ना ये राउंडिंग ऑफ डेटा का होता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो हम एक्सपोनेंट में ले जाते हैं, मतलब 10 एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू ले जाते हैं, 10 -6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ऐसे कुछ भी लिखते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो है ना वो काउंट करते हैं हम कि इसमें फिगर्स कितनी है, इसमें नंबर्स कितने हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ डेटा करेक्ट ऑप्शन है। जो है ना वो MCQ नंबर 16 है कि व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू। तो ये भी जो है ना वो याद करना होता है या फिर इसकी एक ट्रिक होती है। तो हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 5P है। इसमें क्या होता है हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वो जो हमारे पास ऑप्पो प्रिंसिपल का जो स्कीम है ना, इसमें हमारे पास जो है वो हुआ है जो सिस्टमेटिक स्कीम दी हुई है सब शेल की इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ये होता है 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6। तो ये जो है ना वो लर्न करना होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा आप लिखें और फिर ये आप अपनी एक टेक्निक बना सकते हैं। अब जो है ना यहाँ हमारे पास कहा हुआ है कि यहाँ 4d के बाद क्या होगा। इसमें आप देख सकते हैं पहले 1s2 आया, फिर 2s2 आया, 2p, फिर 3s आता है, फिर 3p 4s आता है, 3d 4p आता है, फिर 5s आता है, फिर हमारे पास 4d आता है, 4d के बाद 5p आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास B होगा। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 17 है, ये लास्ट MCQ है हमारे पास, और ये है कि ऑल रियल गैसेस बिकम आइडियल एट। तो याद रखें इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि सारी की सारी रियल गैसेज जो है वो आइडियल कब होती हैं। आइडियल गैसेस में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो निग्लिजिबल होती हैं, और रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो रियल गैसेस का मतलब है कि आइडियल वो हो जाए कि मतलब उसमें निग्लिजिबल हो जाए अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम रियल गैसेस का टेम्परेचर हाई कर दें तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ना वो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अब जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो पार्टिकल्स जो है ना वो हमारे पास क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, और हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगी, मतलब निग्लिजिबल हो जाएगी जैसे आइडियल में था। सिमिलरली अगर हम जो है ना वो क्या होते हैं, अगर को कम करते हैं तो भी मॉलिक्यूल जो है ना वो दूर हो जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि रियल गैसेज जो है ना वो आइडियल बिहेवियर करते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में। अगर ये MCQ आए कि रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम लॉस, मतलब कि हमारे पास आइडियल गैसेज से डेविएट करे, सो वो जो है ना वो क्या होता है, वो होता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सो दैट्स इट। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.